दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 817 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। क्वाड शरीक है एक और वैश्विक संगठन I2U2 के पहले शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश के बढ़ते कद का परिचायक ही है। भारत की सदस्यता वाले इस समूह ने एक बार फिर यही रेखांकित किया कि विश्व के प्रमुख देश अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना करने में नई दिल्ली का साथ लेना आवश्यक समझने लगे हैं। भले ही I2U2 की ओर से जारी घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा के साथ आर्थिक सहयोग पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया हो, लेकिन इस संगठन का एक उद्देश्य चीन की ओर से पेश की जा रही चुनौतियों का सामना करना भी है। कुछ समय पहले जब भारत, इजराइल, अमेरिका एवं संयुक्त अरब अमीरात की सदस्यता वाले इस संगठन के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी, तब उसमें समुद्री सुरक्षा पर भी बात की गई थी और यह किसी से छिपा नहीं कि चीन समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। इस पर हैरानी नहीं कि I2U2 को पश्चिमी एशिया के क्वाड की संज्ञा दी जा रही है। विश्व मंच पर भारत की महत्ता किस तरह बढ़ती जा रही है, इसका एक और प्रमाण हाल में तब मिला था जब पिछले दिनों जर्मनी में आयोजित G7 सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया था। यद्यपि भारत धनी देशों के इस विशिष्ट समूह का सदस्य नहीं, लेकिन उसे बीते कुछ वर्षों से लगातार आमंत्रित किया जा रहा है। इसका प्रमुख कारण यही है कि दुनिया के सबसे अमीर और औद्योगिक देश भारत को एक उभरती हुई ताकत के रूप में देखने के साथ यह भी समझ रहे हैं कि उसका साथ लिए बगैर उनका काम चलने वाला नहीं है। सच तो यह है कि विदेश नीति के मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रियता और सजगता ने भारत को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित सा कर दिया है। विडंबना यह है कि इसके बाद भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता देने में अनावश्यक देरी हो
रही है। यह अच्छा हुआ कि भारत ने एक बार फिर सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए जारी प्रयासों की निरर्थकता को लेकर अपनी अप्रसन्नता प्रकट की। भारत ने यह कटाक्ष करके सुरक्षा परिषद के सुधार में बाधक बने उन देशों को आईना दिखाने का ही काम किया कि बिना किसी निष्कर्ष वाली वार्ता को तो और 75 वर्षों तक जारी रखा जा सकता है। यह विचित्र है कि प्रमुख देश यह तो मान रहे हैं कि सुरक्षा परिषद में सुधार आवश्यक हो चुके हैं, लेकिन वे उन प्रयासों को गति देने के लिए तैयार नहीं जिनसे अपेक्षित सुधारों की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। चेंज। हर योजना व निर्देशों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को पानी पी पी कर कोसने वाली बंगाल की ममता सरकार मजबूर दिख रही है। यह मजबूरी आर्थिक है क्योंकि बंगाल की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय है। हालात यह है कि वेतन व पेंशन भुगतान के लिए भी ऋण लेना पड़ रहा है। उस पर भी वोट के लिए चलने वाली लोकलुभावन योजनाओं को भी जारी रखने का दबाव है। अब जबकि राज्य में नए उद्योग धंधे नहीं लग रहे हैं और राजस्व उस अनुरूप नहीं बढ़ रहे हैं जितना सरकार को चाहिए, ऐसे में ममता सरकार की केंद्र पर निर्भर रहने के अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए अब ममता सरकार केंद्र से मिलने वाले किसी भी फंड को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। कई बार प्रक्रिया में त्रुटि होने पर केंद्रीय फंड हाथ से निकल जाता है। आगे इस तरह की गलतियां न हों इसके लिए सभी सरकारी विभागों के आर्थिक सलाहकारों के साथ आगामी शनिवार को आपात बैठक बुलाई गई है। बैठक में आर्थिक सलाहकारों को केंद्रीय फंड प्राप्त करने से जुड़े मानदंडों के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्हें पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में खास तौर पर बताया जाएगा। केंद्र से फंड हासिल करने के लिए इस सिस्टम का अनुसरण करना बेहद जरूरी होता है। केंद्र से फंड प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना होगा। कोई लापरवाही नहीं चलेगी। प्रकल्पों पर आधारित फंड प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को स्टेट नोडल एजेंसी का बैंक खाता खोलने के साथ साथ कई मॉड्यूल को नए सिरे से तैयार करना पड़ रहा है। राज्य सरकार का शिक्षा क्षेत्र के लिए मिलने वाले केंद्रीय फंड पर खास ध्यान है। अभी आलम यह है कि हर महीने शिक्षकों का वेतन का जुगाड़ करने में ममता सरकार को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। यही हाल सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन के मामले में
भी है। वहीं आवास योजना से लेकर 100 दिनों के काम योजना के लिए भी केंद्र से फंड नहीं मिलने का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं। दरअसल केंद्रीय योजनाओं का नाम बदलकर ममता अपने राज्य में चला रही हैं। इसे लेकर कई बार आपत्ति जताई गई थी। अब इस मद में मिलने वाली राशि रोक दी गई है। हालांकि केंद्रीय टीम के दौरे के दौरान फिर से पुराने नाम लिखे गए हैं। अब देखना है कि अन्य योजनाओं को लेकर क्या होता है। स्टॉप।